नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे मित्रों, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज रहेगी कंप्लीट जीके जीएस की। आप मेरे साथ संपूर्ण जीके जीएस पढ़ सकते हैं और हर रोज एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा। और आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और इकोनॉमिक्स के बाद आपकी पॉलिटी आएगी, पॉलिटी के बाद आपकी बायोलॉजी और साइंस एंड टेक आएगी, फिर उसके बाद आपकी आएगी ज्योग्राफी, उसके बाद आपकी हिस्ट्री आएगी। इस तरह से सारे के सारे सेगमेंट को पूरा करेंगे। हर रोज एक टॉपिक लेंगे और उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। कोशिश तो क्या, बना ही दूंगा यार। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। बिना किसी लाग लपेट के इधर उधर की अपन बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपन सीधी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आज की जो क्लास है कंप्लीटली इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है। आज आप इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन होगा आपका, हाय हेलो करवाएंगे। उसके बाद मित्रता दोस्ती आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र, पांचों कौन कौन से क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, आज उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद अपन अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे राज्य की भूमिका के आधार पर। मतलब आपने सुना होगा पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, क्या अंतर होता है तीनों में। ठीक है। उसके बाद विकास की अवस्थाओं के आधार पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित क्या क्या होती हैं उनको समझेंगे। उसके बाद क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, मतलब कृषक क्षेत्र का कितना योगदान, औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान, इन तीनों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होगा वो अपन समझेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे विश्व के संबंधों के आधार पर, मतलब अपने दूसरे देशों के साथ संबंध किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से थे। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखते हैं, जब उसके संबंध किसी देश विशेष के साथ खुले हुए होते हैं, बंद होते हैं, वो सारा कुछ अपन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था को, योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपन इतना सा ही देखने वाले हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में आज आपको सामान्य जानकारी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अपन सीधा टॉपिक पर और बात करते हैं आज अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है। शुरुआत कर दी है अपन ने। अपने मोबाइल गैजेट जो भी हैं उनको लेकर तैयार हो जाओ। ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है। आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। उसके बाद अपन नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, अर्थशास्त्र के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं मैं आपको कि जब भी किसी चीज के पीछे शास्त्र लग जाता है तो शास्त्र का अर्थ होता है दोस्तों सिद्धांतों का संकलन। क्या होता है? सिद्धांतों का संकलन। ठीक है। सिद्धांतों के संकलन का मतलब ही होता है मेरे मित्रों शास्त्र। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में वैसा लिखा है। शास्त्रों में लिखने का मतलब यह है कि जब हमारे पूर्वजों ने सिद्धांतों का संकलन किया तो वो जो एक पुस्तक बन के तैयार हुई, एक जो क्या बोले, उनका संकलन बन के तैयार हुआ, उसको शास्त्र का नाम दिया गया, उनको शास्त्र कहा गया। ठीक है। इस शास्त्र के सामने जब अर्थ लग जाता है तो ये अर्थशास्त्र बन जाता है, नीति लग जाती है तो ये नीति शास्त्र बन जाता है, और दूसरे विषय लग जाते हैं, धर्म लग जाता है तो ये धर्म शास्त्र बन जाता है। जो भी इसके सामने लग जाता है उसी का ये शास्त्र बन जाता है। ठीक है। और दोस्तों आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपन अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में। तो अब एक और चीज जान लो, आपने शास्त्र जान लिया, अब अर्थ भी जान लो। अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब दोस्तों आप बोलोगे सर मीनिंग मीन्स होता है अर्थ। नहीं बेटा, ये वो वाला अर्थ नहीं है। फिर आप बोलोगे सर EARTH अर्थ, ये वो वाला भी अर्थ नहीं है। ये दोस्तों वो अर्थ है जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। मतलब ये है, इससे आपकी जिंदगी का अर्थ जो है वो सही मायने में समझ में आता है लोगों को। ठीक है। आप क्या करोगे इसके अंदर? उत्पादन करोगे। ठीक है। जब आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थ। ठीक है। वितरण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थ। उपभोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थ। मतलब जहां भी मनी
मनी का सर्कुलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मनी का सर्कुलेशन आ जाएगा, तो उसको बोल देंगे अपन अर्थ। ठीक है, मतलब पैसे का सिद्धांतों का संकलन क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन डिटेल में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया और सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा है इसके अंदर कि धन का विज्ञान भी कहा जाता है इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, धन का विज्ञान दिया गया है। देखो मेरे मित्रों, एक विद्वान थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था, एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी बुक का नाम था दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, मतलब राष्ट्रों का धन। ठीक, ये दोस्तों जब इन्होंने पुस्तक लिखी तो इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार इन्होंने इसके अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था को समझाया था, लेकिन उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जब पूंजीवाद पे आएंगे तब बात करेंगे। अभी आप सुन लो कि जिस प्रकार विज्ञान के अंदर फिक्स नियम होते हैं, उसी तरह से अर्थशास्त्र भी नियमों पर चलता है, अर्थशास्त्र भी नियमों पर चलता है। इसके भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, देश काल परिस्थितियां होती हैं जिनसे ये प्रभावित होता है। इसीलिए इन्होंने अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या दिया, धन का विज्ञान दिया। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं अर्थशास्त्र आपकी समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अभी अपन अर्थव्यवस्था पे आएंगे और फिर अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक, देखो अर्थशास्त्र का जब अर्थ आपकी समझ में आ गया तो अपन देखते हैं कि जो हमारे आसपास जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, क्या वो एक ही तरह की हैं, क्या वो एक ही चीज है, क्या उनको सिर्फ अर्थशास्त्र कह के उनकी छुट्टी कर दी जाए। तो दोस्तों अब अपन देख लेते हैं अर्थशास्त्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अर्थशास्त्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इसको समझने के लिए मैं दूसरे शब्द लिख देता हूं, व्यष्टि की जगह पर मैं लिख देता हूं व्यक्ति। ठीक है, व्यष्टि की जगह पर लिख देता हूं मैं व्यक्ति, और समष्टि की जगह पर लिख देता हूं संपूर्ण। ठीक है, ये दोनों शब्द आपको याद भी रहेंगे। व्यष्टि का मतलब मैंने व्यक्ति लिखा और व्यक्ति को ही मैंने कर दिया आगे व्यक्तिगत। इसका अर्थ ये है दोस्तों, जो व्यक्तिगत आपका अर्थशास्त्र होता है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र मतलब है आपका एक इकाई का अर्थशास्त्र। ठीक है, मतलब इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक इकाई से संबंधित है। एक इकाई का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति, एक फर्म या एक संस्थान। ठीक है, एक इकाई, इसके क्या इनपुट्स हैं, इसके क्या आउटपुट्स हैं, ये किस तरह से वितरण कर रहा है, किस तरह से उत्पादन कर रहा है, किस तरह से उपभोग कर रहा है, किस तरह से इसकी डिमांड आ रही है, उस डिमांड के आधार पर सप्लाई की चेन किस तरह से चल रही है। तो किसी एक इकाई के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, कौन सा बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को। ठीक है, इसके अंदर एक इकाई की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। एक इकाई का अर्थ आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि उस इकाई की मांग और आपूर्ति का अध्ययन किया जाता है। देखो दोस्तों, जहां पर भी मांग और आपूर्ति का सिस्टम आ जाए तो समझ लेना वहां पर कीमतों की बात होगी, कीमतों की बात होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसके सापेक्ष यदि आपूर्ति भी बढ़ती जाती है तो कीमतें स्थिर रहती हैं। मांग बढ़ती गई, आपूर्ति डाउन रही तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से जैसे ही मांग और आपूर्ति की बात आती है तो उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि अब यहां से हम कीमतों की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए इसको अपन कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दो चीज मिली कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और कीमत सिद्धांत किसको कहते हैं, तो वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही कीमत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है,
अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे, अब बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। दोस्तों अभी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझ लो ठीक से, जब ये आपके समझ में आ जाएगा तो उसके बाद अपन टेक्निकल चीज़ों में चलेंगे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, सारा कुछ पढ़ेंगे अपन, ठीक है, और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप सॉल्व करने के लिए एकदम से तैयार हो जाओगे उसको पढ़ने के बाद। देखो दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण, ठीक है। संपूर्ण का मतलब बड़ा, बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है इसको। बृहद अर्थशास्त्र दोस्तों इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बड़े पहलू मतलब इसके अंदर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात होती है, मतलब जीडीपी वगैरह जिसकी अपन बात करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। राजकोषीय नीति मतलब आपकी महंगाई से निपटने के लिए मौद्रिक नीतियां और दूसरे तरह की नीतियों का जो आरबीआई भारत सरकार को जो सलाह देती है उसके अकॉर्डिंग जो नीतियां होती हैं सारी की सारी, वो भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। बजट वगैरह आप जो देखते हो वो भी समष्टि अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है। मतलब ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कितना इंपॉर्टेंट है, व्यष्टि इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके घर के अंदर आप, और समष्टि कितना इंपॉर्टेंट है, समष्टि है जितना देश अपना, ठीक है दोस्तों। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि एक बहुत बड़ी एक संपूर्ण अवधारणा, ठीक है दोस्तों। यह आय, रोजगार, समृद्धि संबंधी नीतियों का स्तर से संबंधित होता है, ठीक है। यह आय से, रोजगार से और समृद्धि संबंधी नीतियों के स्तर से ये संबंधित होता है, इसीलिए इसको आय रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आय रोजगार का सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत किसको कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और आय रोजगार का सिद्धांत किसको कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को। तो दोस्तों अब तक अपन ने 3 चीजें पढ़ ली हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था, ठीक है, और दूसरा अपन ने पढ़ लिया अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को आपने कंप्लीट कर लिया। व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म होता है, व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है, और कीमत सिद्धांत, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र, ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। इसके अंदर राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, बजट इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, और आय रोजगार का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अर्थशास्त्र की कहानी होती है अपनी यहीं पर खत्म। अब यहां से शुरू होती है अपनी अर्थव्यवस्था, मतलब जो सिद्धांत लिखे थे अब उनको व्यवहारिकता में लाने का समय आ चुका है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है मेरे मित्रों, तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप जो है उसको बोलते हैं आप अर्थव्यवस्था, ठीक है। मतलब सुबह 4 बजे उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ठीक है, उठना चाहिए, ये लिख दिया किसी जगह पर, तो ये हो गया शास्त्र। क्या हो गया, शास्त्र, ठीक है। अब कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ गया, ये क्या हो गया, व्यवहार जो शास्त्र के अंदर लिखा है उसको उसने अपने जीवन के अंदर उतार लिया। तो कठिन कौन सी चीज है भैया, व्यवहार। तो आप अब अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हो, अर्थशास्त्र के बारे में तो आपने देख लिया, ठीक। तो अर्थव्यवस्था क्या है मेरे मित्रों, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप है, ठीक है। निश्चित समय में देखो क्या होती है अर्थव्यवस्था, एक निश्चित समय में, जिसको अपन बोलते हैं भैया 1 वर्ष की अवधि के अंदर, ठीक है, अमूमन 1 वर्ष लिया जाता है, ठीक है। निश्चित समय कितना लिया जाता है, 1 वर्ष। क्षेत्र विशेष की, किसकी, क्षेत्र विशेष की। क्षेत्र विशेष कौन हो गया, अपना प्यारा भारत या कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश, ओके। आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है दोस्तों उसने कितना उत्पादन किया, कितना उपभोग किया, कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, आर्थिक गतिविधि होती हैं। अर्थात जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तो उसको अर्थव्यवस्था कहती है, ठीक है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक, व्यवस्था, ठीक, चीनी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, इस तरह की अपन बात करते हैं। हालांकि ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ये सिर्फ एक मजाक है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब अपन इस तरह की बात करते हैं, जब अपन किसी देश विशेष के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, समय विशेष और स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो वो क्या होती है, अर्थव्यवस्था होती है। मतलब अर्थशास्त्र के अंदर जो सिद्धांत लिखे हुए हैं उनकी जब आप व्यवहारिक परिणति करोगे तो वो अर्थव्यवस्था, ठीक है मेरे मित्रों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे।
देखो दोस्तों, अपन सबसे अब बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की, जहां से बतेरे प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती हैं इसके अंतर्गत। पहले दोस्तों क्या होता था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अपन 3 क्षेत्रों को लेते थे प्रमुख। उनका नाम देख देते थे प्राथमिक, जिसको अपन कृषि क्षेत्र बोल देते थे। दूसरे नंबर पर लिख देते थे अपन द्वितीयक, जिसको अपन औद्योगिक क्षेत्र बोल देते थे, औद्योगिक बोल देते थे। तीसरे नंबर पर लिख देते थे अपन तृतीयक, ठीक है, और उसको क्या बोलते थे, सेवा क्षेत्र बोलते थे। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ तो ठीक है, अब इसके अलावा होता भी क्या है जो आप लिख दोगे? या तो कोई कृषि में लगा होगा, कृषि पशुपालन में, या उद्योगों में लग रहा होगा, या सेवा में लग रहा होगा। तो मेरे मित्रों, अभी 2 क्षेत्र और बढ़ गए हैं आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर, 2 क्षेत्र और बढ़ गए हैं। उनको मैं आपको बताता हूँ, आपकी समझ में आएगा अच्छे से, और आने वाले समय में वहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले, ठीक। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, उनमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, ठीक। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब, जैसे आपने देखा, इसका नाम तो है कृषि क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, इसका नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है मेरे मित्रों, प्रकृति से प्रत्यक्षित लेना। जब भी आप प्रकृति से सीधे ही कोई चीज ले के उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। आपने क्या किया, जलाशय के किनारे पहुंचे, वहां से मछली पकड़ी और सीधे पका के खा गए, ठीक है। उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, कहीं नहीं गई, उसको चिलिंग करके दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाया गया, आपने सीधा पकड़ा और आपने कंज्यूम कर लिया, तो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। आप कोयला प्राप्त करते हो, प्रकृति से सीधा प्राप्त करते हो खनन के माध्यम से, तो खनन क्या है आपका? ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। मतलब प्रकृति से आप जो भी प्रत्यक्षतः चीज ले लेते हो, जिसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा? वो प्राथमिक क्षेत्र होगा, ठीक है। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों को, कृषि और संबंधित क्षेत्र का मतलब कृषि, पशुपालन, ठीक है, ये दोनों चीजों को कृषि और संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद वानिकी, वनों से आप सीधे कोई चीज उठा लेते हो और अपने इस्तेमाल में ले लेते हो, तो वानिकी भी क्या? प्राथमिक क्षेत्र है। मत्स्य पालन प्राथमिक, खनन प्राथमिक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? मत्स्य पालन आता है, खनन आता है, वानिकी आता है, और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आता है। अब बात कर लेंगे दोस्तों द्वितीय क्षेत्र की। तो द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र। या तो आपको द्वितीय क्षेत्र लिखा मिलेगा या फिर औद्योगिक क्षेत्र लिखा मिलेगा, ठीक है मेरे मित्रों। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग में जहां जहां लिया जाता है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। आपने मछली पकड़ी, क्या पकड़ी? मछली पकड़ी, ठीक है, उसको पहुंचा दिया आपने चिलर के अंदर, ठीक है। यहां से वो फ्रीज ठंडी करके जमा कर प्रोसेस करके, प्रोसेस्ड, ठीक है, पैक करके करके दूसरी जगह पहुंचा दी, दूसरे स्थान पर पहुंचा दी। तो मछली जब आपने सीधी पकड़ी और आपने कंज्यूम कर ली, तो क्या हो गया? वो प्राथमिक क्षेत्र। और उसके बाद उसको चिल्लर ले जाके गए, जमा दिया उसको, उसका प्रोसेस्ड किया, पैक किया, दूसरी जगह पहुंचा दिया। मतलब जो मछली थी प्राथमिक क्षेत्र था, वो आपके इस क्षेत्र के लिए कच्चे माल की तरह यूज में आया, तो उसको द्वितीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। प्रकृति से डायरेक्ट ले लो, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की चीजों को जिस क्षेत्र के लिए अपन कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया द्वितीय क्षेत्र। जैसे निर्माण, विनिर्माण, गैस, जलापूर्ति, विद्युत। आप बोलोगे सर जलापूर्ति ये कैसे हो सकता है? जल तो हम सीधा प्रकृति से लेके पी लेते हैं। हाँ, लेकिन जो नदी में जैसा जल बह रहा है, सीधा उठाया और पी गए, तो प्राथमिक क्षेत्र है। आपने उसको वाटर जो ट्रीटमेंट एरिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वहाँ ले जाकर उसको प्रोसेस्ड किया, उसके बाद उसकी सप्लाई दे दी, उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल किया, तो फिर वो द्वितीय क्षेत्र का, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रकृति से सीधा ले लोगे तो प्राथमिक, और उसको प्रोसेस्ड कर दोगे तो द्वितीय क्षेत्र। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तृतीय क्षेत्र के बारे में। तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है? देखो, आपने प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से जो भी चीजें प्राप्त की, उनको अलग अलग लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। या फिर जैसे देखो दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र है, सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है।
ये क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। मतलब जो भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉय लगे पड़े हैं वो सारे कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बारीक बारीक अंतर है, इसको ध्यान में रखना। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत क्या है मेरे मित्रों, व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, जो आपके जो इसको पढ़ने के बाद आप डीएम, एसडीएम और दूसरी सेवाओं में जाओगे, जो लोक प्रशासन, जनता का प्रशासन करोगे, तो वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चिकित्सा आपका सेवा क्षेत्र के अंदर, बैंकिंग एवं बीमा तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है, सेवा क्षेत्र के अंदर। और परिवहन एवं भंडारण भी किसके अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 3 क्षेत्र आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आती है असली मजा, क्योंकि 3 तक तो आपने लगभग कहीं ना कहीं पढ़ रखा था या फिर सुन रखा था। अब देखो दोस्तों चतुर्थक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो चतुर्थक क्षेत्र के अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर ज्ञान आधारित सेवाएं आती हैं। क्या आती है, नॉलेज बेस्ड सर्विस आती है। नॉलेज बेस्ड सर्विस, नॉलेज बेस्ड सर्विस। आप बोलोगे सर पहली वाली में भी तो नॉलेज चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी, लेकिन इसको स्पेसिफिक बना दिया कि कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनकी नॉलेज जिन लोगों को होगी वो चौथे क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे देखो, सूचनाओं का संग्रह करने वाला क्षेत्र, उनका अध्ययन करने वाला क्षेत्र, आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करने वाला क्षेत्र। मतलब जो भी सूचनाएं हैं आपसे संबंधित, उन सूचनाओं की जानकारी रखने वाला, संग्रह रखने वाला और जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत करने वाला क्षेत्र कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, चौथे क्षेत्र के अंदर, चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तकनीकी कौशल में लगे हुए लोग कौन से क्षेत्र में आते हैं, चतुर्थक क्षेत्र में। प्रबंधन, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, ऊपर तो लोक प्रशासन हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो प्रबंधन है वो वो आता है आपका चतुर्थक क्षेत्र के अंदर। म्यूचुअल फंड, आप 24 घंटे सुनते रहते हो म्यूचुअल फंड में निवेश करो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये सारा चतुर्थक क्षेत्र के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आपके जितने भी आते हैं वो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शोध और अनुसंधान, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लोग, R&D में लगे हुए लोग हैं, ठीक है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, वो भी कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चतुर्थक क्षेत्र के अंदर। अब बात करते हैं 5वें क्षेत्र के बारे में। यह इन चीज़ों को याद रखना दोस्तों, ABCD करके दे देगा आपसे और पूछ लेगा कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा काम है उसको किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्षेत्र के बारे में। अगला क्षेत्र है आपका पंचक क्षेत्र। इसमें विशेषज्ञता आधारित सेवाएं होती हैं। ठीक है, चौथे में कौन सी थी, चौथे में थी ज्ञान आधारित। ज्ञान आधारित मतलब आपको यदि ज्ञान है किसी भी क्षेत्र का, और जिन क्षेत्रों का यहाँ पर ज्ञान था, यदि उन्हीं में विशेषज्ञता हो गई हासिल, विशेषज्ञता हो गई हासिल, तो उसको 5वें क्षेत्र के अंदर रख लिया गया। जैसे नीति निर्माण के काम में जो लोग लगे हुए हैं, ठीक है, वो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उच्च स्तर के सरकारी कर्मचारी हैं आपके, जितने भी सेक्रेटरी वगैरह हैं, जो सचिव वगैरह हैं, कैबिनेट सचिव वगैरह, राज्य सचिव वगैरह, वो सारे के सारे 5वें क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कंपनियों के CEO जो हैं वो भी 5वें क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और उच्च कानूनी सलाहकार जैसे आपके अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके 5वें क्षेत्र के अंदर, पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों अपन फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से पांचों के पांचों क्षेत्रों को, इससे आपका रिकॉल हो जाए। तो देखो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से सीधा ले लो। द्वितीय क्षेत्र जो प्रकृति से हमने सीधे लिया है, उसको प्रोसेस करने के लिए जिस जगह पर भेजेंगे वो कौन सी जगह होगी, वो द्वितीय क्षेत्र होगा। ठीक है, प्रोसेस की हुई चीज़ों को लोगों के उपयोग तक पहुंचाएंगे, उपभोग तक पहुंचाएंगे, या उसके अंदर प्रोसेसिंग में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन सा क्षेत्र होगा, तीसरा क्षेत्र। चौथा क्षेत्र जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं की ज़्यादा जरूरत होगी, वो चौथा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, जैसे सूचनाओं का संग्रह करना, अध्ययन करना, आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रस्तुत करवा देना, तकनीकी कौशल, प्रबंधन, म्यूचुअल फंड, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वगैरह, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये चौथे चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और पंचक क्षेत्र के अंदर दोस्तों विशेषज्ञता आधारित सेवाओं को शामिल किया गया है। तो पांचों के पांचों क्षेत्र आपके क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो 1-2 बार और वीडियो देख लेना। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे। अब दोस्तों अपन करेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अभी तक आपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखे थे, 5 क्षेत्र हैं। अब उसका वर्गीकरण अपन देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो दोस्तों पहले नंबर पर जो वर्गीकरण है वो अपन कर रहे हैं राज्य की भूमिका के आधार पर, कि भैया अर्थव्यवस्था में हर एक राज्य, हर एक सरकार अलग अलग तरह की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो सरकार किस तरह की भूमिका निभाएगी, जब उसको किस तरह के क्षेत्र में रखा जाएगा, किस तरह का वर्गीकरण किया गया है, वो उसके अंदर अपन पढ़ने वाले। तो दोस्तों राज्य की भूमिका के आधार पर 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी होती है आपकी मिश्रित। ठीक है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखो ये विचार दोस्तों ये जिसने दिया था वो व्यक्ति है एडम स्मिथ, ठीक है। बुक कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशंस, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पूंजीवाद में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका कहना था कि जो उत्पादन के साधन है उनमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको बाजार की शक्तियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। बाजार जो डिमांड सप्लाई, जो बाजार की डिमांड होगी तो वही अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा, बाजार ही, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए यदि आप चाहते हो कि अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं कि उत्पादन के साधनों पर क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है, आपका अपना, मेरा अपना, किसी और का अपना, किसी और का अपना। जो आप देख रहे हो अमेरिका के अंदर जो आप चीज़ देख रहे हो, इलोन मस्क अपनी रॉकेट उड़ाने में मस्त हैं, ठीक है। और भी उनकी जो हथियारों की अपनी कौन सी जो कंपनियां हैं वो भी स्वचालित हैं, दूसरी अलग तरह की, फेसबुक है, ट्विटर है, उनके अपने अलग नियम है, गवर्नमेंट के उनके पास रेगुलेटरी है ही नहीं। एप्पल आप देखते हो, आईफोन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वो उदाहरण है। अधिकतम लाभ इसका उद्देश्य होता है, कोई मरे तो मर जाए, कोई जिए तो जी जाए, अपन ने कंपनी खोली है तो अपन को अधिकतम लाभ होना चाहिए, ठीक। आर्थिक प्रतियोगिता होती है भाई, आर्थिक प्रतियोगिता, बाजार जब शक्तियों का निर्धारण करेगा, बाजार के हाथ में सारी शक्तियां होंगी तो आर्थिक प्रतियोगिता होना तो लाजमी है, ठीक। बाजार की शक्तियों का नियंत्रण रहता है, मतलब डिमांड और सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी होती है पूरी, यदि सब, तभी अमेरिका के अंदर आप देखोगे, जो इसका एग्जाम्पल है अपना यूएसए, सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार सिर्फ ऊपर ऊपर से एक जो निर्णायक भूमिका होती है बाजार की, उसमें कोई डिसीजन नहीं लेती, ठीक है। इसीलिए यूएसए के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट, लाभ भी ज़्यादा होता है, लाभ भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर मंदी भी ज़्यादा आती है। अपने भारत के अंदर देखो लाभ थोड़ा कम होता है लेकिन मंदी भी नहीं आती, ठीक है। अब दूसरे तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं दोस्तों, उनका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं। इस विचार के जो जनक थे उनका नाम था दोस्तों कार्ल मार्क्स, कि भाई समाजवाद होना चाहिए, समाजवाद, ठीक है। और हमें सारा कुछ बाजार के हाथों में या फिर कुछ लोगों के हाथ में संसाधनों का संग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक। ये केंद्रीकृत नियोजन है। केंद्रीकृत नियोजन का मतलब सरकारी नियोजन, सरकार इसके अंदर नियोजन करती है, सरकार ही डिसाइड करती है। आप भले ही कितने भी बड़े बिजनेसमैन बने रहो, सरकार का जब मन करेगा आपकी पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देगी, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। सामूहिक स्वामित्व का मतलब हो दोस्तों गवर्नमेंट का ही उसके ऊपर स्वामित्व होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता, मालिक होती है सिर्फ गवर्नमेंट, बाकी सारे लोग वहां पर कर्मचारी होते हैं। आर्थिक विषमताओं में यहाँ पर कमी आती है। देखो दोस्तों, सरकार क्या करती है, किसी को भी भले ही कितना भी टैलेंटेड है, इतना लाभ नहीं देती, इतने पैसे नहीं दे देती जाके कि वो अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। मतलब समाज के अंदर समानता जो होती है, समानता जो होती है, उस पर, उसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। आर्थिक प्रतियोगिता की कमी होती है, भाई सारा कुछ सरकार का ही है तो किससे प्रतियोगिता करोगे? आपने कभी देखा है कोई सरकारी मास्टर प्रतियोगिता करके पढ़ा रहा है किसी को? राज्य एवं सरकार का बाजार पर नियंत्रण होता है, ठीक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूस, ठीक है। चीन भी बोल सकते हैं, लेकिन चीन लोकतांत्रिक समाजवाद, चीन का समाजवाद थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ झुकता है, लेकिन रूस जो है वो कंप्लीटली समाजवाद का उदाहरण है। अब अपन देख लेते हैं तीसरे तरह की अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब थोड़ा तुम और थोड़ा मैं, थोड़े ये भी और थोड़े से ये भी, ठीक है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। जिस तरह से आप देखते हो अंबानी और अडानी भी काम कर रहे हैं, और हमारी जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो भी नवरत्न और महारत्न कंपनियों के रूप में एक से एक कंपनी लिए बैठे हैं। आईओसीए ले लो आप, गेल ले लो, भेल ले लो, ओएनजीसी ले लो, सारी की सारी अपनी कैसी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, ठीक। आर्थिक नियोजन होता है इसके अंदर। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है योजनाबद्ध रूप से काम किया जाता है। सरकार योजनाएं बनाती है और उसके बाद काम करती है। सरकार की नियामक भूमिका होती है, मतलब नियम सारे निर्धारित कौन करेगा? सरकार करेगी। उन नियमों में भी प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। हम नियम बना रहे हैं, उन नियमों में यदि आप पालन करोगे तो आप भी करो। तभी आपने देखा होगा आए दिन ट्विटर वगैरह से भारत सरकार का झगड़ा होता रहता है, और ट्विटर कहता है कि हम अपनी जानकारी नहीं देंगे, लेकिन भारत सरकार कहती है कि आपको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको हमारे नियमों का पालन करना ही पड़ेगा जब आप हमारे यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, मतलब यह है कि आप सरकार के रीति नीतियों के अंतर्गत रहकर अपने व्यक्तिगत रूप से जो भी कार्य करना चाहते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं, जिस तरह से कर सकते हैं उसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है।
और इस तरह का एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत। तो दोस्तों राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और उम्मीद करता हूँ तीनों आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो चीज आती है, हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, कितने तरीका से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो विकास की अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने तरह की होती है। तो दोस्तों विकास की अवस्थाओं को किसी ने यदि परिभाषित किया है तो वो किया है विश्व बैंक ने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाओं के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण है, विकसित, विकासशील और अल्पविकसित, इनकी परिभाषा किसने दी है, तो विश्व बैंक के द्वारा दी गई है। देखो दोस्तों इसके अंतर्गत पहले प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है विकसित, मतलब सारे लोग खुशहाल, सारे लोगों की जेब में बहुत सारा पैसा। दूसरे नंबर पर विकासशील, मतलब यहाँ पर 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो उच्च मध्यम, एक निम्न मध्यम, एक निम्न मध्यम। यहाँ पर सारे के सारे निम्न होते हैं और यहाँ पर सारे के सारे उच्च होते हैं। ठीक है, उच्च का मतलब उच्च आय, इधर मध्यम और उच्च मध्यम और निम्न मध्यम आय, इधर भी निम्न आय। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि पूंजी निर्माण का उच्च स्तर होता है विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, पूंजी निर्माण का उच्च स्तर होता है। ठीक, इसे उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मतलब बोले तो प्रति व्यक्ति जो इनकम है आपकी पर कैपिटा इनकम, वो $12,695 या इससे अधिक होने पर किसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसीलिए तो चाइना अभी तक विकासशील अर्थव्यवस्था का लाभ उठा रहा है, विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और वो विकासशील का लाभ ले रही है यूएन से। ठीक है, वैश्विक स्तर पर वैश्विक ट्रेड के अंदर। जब तो अमेरिका ऐसे टेंशन में आ जाता है बार बार कि भाई तू हमसे भी इतना आगे निकल जाएगा, फिर भी तू विकासशील ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इसका मतलब होता है दोस्तों पर कैपिटा इनकम, जिस देश की $12,695 या इससे अधिक होगी तो वो विकसित राष्ट्र होगा। इसके अंदर पूंजी निर्माण का उच्च स्तर होता है और उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है, क्योंकि देखो कितनी हाई वो है, इसकी कितनी ज़्यादा आय है। ठीक है, यूएसए और ब्रिटेन इसी तरह की अर्थव्यवस्थाएं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। तो निम्न पूंजी निर्माण होता है परंतु उच्च पूंजी निर्माण का यहाँ पर प्रयास किया जाता रहता है। जैसे हमारा प्यारा भारत बहुत कोशिश करता है बेचारा, तब थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाता है। ठीक है, इसे आप अपने और हमारे परिवार से भी रिलेट करके देख सकते हो। पूरे दिन बचाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, जब जाके कहीं सोचते हैं कि भैया उच्च पूंजी निर्माण हो, लेकिन निम्न पूंजी निर्माण होकर ही रह जाता है। स्वाभाविक रूप से हमारा जो पूंजी निर्माण है वो निम्न होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं उच्च पूंजी निर्माण की। ठीक है, इसे मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कौन सी? मध्यम आय वर्ग, क्योंकि इसके अंदर जो सारे के सारे लोग होते हैं उनकी आय मध्यम होती है। ठीक है, इसे 2 उप श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है निम्न मध्यम, दूसरी है उच्च मध्यम, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो निम्न मध्यम आय वर्ग क्या है? जिसकी $1,046 से $4,095 के बीच में वार्षिक आय हो, पर कैपिटा इनकम हो, पीसीआई हो। ठीक है, उच्च मध्यम आय वालों में $4,096 से $12,695 तक की आय हो तो वो क्या है? उच्च मध्यम आय वर्ग के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक ने। इस शब्द को याद रखना, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अपन इस चीज का निर्धारण कैसे करते हैं? कोई देश विकसित है, विकासशील है, अल्प विकसित है? तो एक तो पूंजी निर्माण, कौन सा? पूंजी निर्माण का स्तर क्या है उसका? पूंजी निर्माण का स्तर, पूंजी निर्माण का स्तर क्या है? और दूसरा उसके अंदर क्या है दोस्तों? उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? इन 2 चीजों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कोई देश विकासशील है या विकसित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अल्प विकसित के बारे में। तो पूंजी निर्माण का अति निम्न स्तर होता है, निम्न आय होती है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर सकल राष्ट्रीय आय $1,045 या इससे भी कम होती है। इसमें सोमालिया, बुरुंडी, चाड, युगांडा ऐसे देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली बात पर। तो दोस्तों देखो, तीसरी जो टाइप है अर्थव्यवस्थाओं को बांटने का, वो है क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, ठीक है, जैसे कृषक क्षेत्र का कितना योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है, और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों सबसे पहले अपन कृषक क्षेत्र के बारे में ही आ जाते हैं। ठीक,
देखो दोस्तों, जीडीपी में जब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% हो और इसी अनुपात में जनसंख्या भी इसमें संलग्न हो, मतलब 50% से ज्यादा, 50% से अधिक जब जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही लगी होगी और जीडीपी में योगदान भी 50% से अधिक कृषि क्षेत्र का होगा, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी? वो कृषक अर्थव्यवस्था होगी। मध्य अफ्रीकी देश अभी इस समय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और भारत आजादी के समय पर किस में आता था? आपका आजादी के समय, मैं तो कह रहा हूं कि 1990 तक भारत भी एक कृषक अर्थव्यवस्था था, ठीक है दोस्तों। अभी भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ भारत भी डाल, किस तरह की अर्थव्यवस्था है भारत? सेवा प्रधान, ठीक है। अभी दूसरे नंबर पे औद्योगिक देखते हैं। औद्योगिक दृष्टि से क्षेत्रों की भूमिका, औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका, तो जब जीडीपी के अंदर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50% हो और इतने ही लोग इसी अनुपात में, इससे जो जनसंख्या है उसके अंदर संलग्न हो, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी वो, ठीक है। चीन किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। सेवा आधारित अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? तो जब जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान जब 50% हो और इतने ही लोग क्या हो? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लगे हों, तो वो क्या होती है? वो आपके सेवा आधारित सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है दोस्तों। जापान और भारत सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक। अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों, विश्व के साथ संबंधों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं अर्थव्यवस्थाएं, अब उनको भी देख लेते हैं। अपना चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यहाँ पर आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में पता लग गया हुआ, जिससे आपको भविष्य में दिक्कत ना आए। दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था होती है विश्व के साथ संबंध, ठीक है, विश्व के साथ संबंध। देखो दोस्तों, क्या था, भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? शासन किया था। तो भारत ने क्या कर दिया? अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र होते ही बंद कर दिया। बंद का मतलब कोई भी कंपनी अथवा व्यक्ति भारत में व्यापार नहीं करेगा, और यदि करेगा तो उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। और लाइसेंस व्यवस्था इतनी खतरनाक थी दोस्तों कि आपको हर चीज पे लाइसेंस, खाने पे लाइसेंस, पीने पे लाइसेंस, उठने पे लाइसेंस, बैठने पे लाइसेंस, कपड़े पे लाइसेंस, मतलब हर चीज में आपको लाइसेंस लेना ही पड़ता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, ठीक है दोस्तों। तो आजादी के समय पर भारत भी किस तरह की अर्थव्यवस्था थी? एक बंद अर्थव्यवस्था थी। मतलब वे अर्थव्यवस्थाएं जो शेष विश्व के साथ व्यापार और निवेश के लिए अनुमति प्रदान करती हैं। सॉरी, खुली अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जो विश्व के अन्य देशों के साथ खुले रूप से व्यापार करती हैं और निवेश के लिए अनुमति प्रदान करती हैं। उनको क्या बोलते हैं? वर्तमान में जो सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं खुली अर्थव्यवस्थाएं। मतलब भारत भी नहीं रहा। अब 1991 में जो हम रिफॉर्म बोलते हैं उसमें यही रिफॉर्म किया गया था, LP और G, ठीक है। LPG का सीधा सीधा मतलब है हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं और लाइसेंसिंग को कुछ क्षेत्रों की, लाइसेंसिंग जो होती है उसको कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे आपका परमाणु विभाग है, कोयला है, उस तरह की चीज़ों को छोड़ के, या फिर आप बहुत विनाशकारी हथियार बनाते हो, बारूद वगैरह काम करते हो या केमिकल बनाते हो, उन चीज़ों को छोड़कर किसी भी चीज़ में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप करो। यूँ तो लाइसेंस आपको रेस्टोरेंट चलाने के लिए भी लेना पड़ता है, लेकिन उस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है लाइसेंसिंग के जो एक समय पर भारत के अंदर हुआ करते थे, जब आपको वहाँ पर बिजनेस करना तो छोड़ो, सांस लेना भी दूभर हो सकता था और कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी आके आपकी गर्दन दबा सकता था, ठीक है। अब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब देखो दोस्तों क्या है कि शेष विश्व के साथ किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि नहीं करती हैं जो अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, व्यापार एवं निवेश के लिए अनुमति प्रदान नहीं करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्थाएं बोलते हैं। और 91 से पहले भारत भी किस तरह की था? तो एक बंद अर्थव्यवस्था था। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब दोस्तों आज का रह गया है अंतिम टॉपिक में ये है कि नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था, ठीक है। किसके आधार पर? नियोजन के आधार पर। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। देखो दोस्तों, भारत के अंदर पहले चलता था योजना आयोग। कौन सा? योजना आयोग, ठीक है। कितनी पंचवर्षीय योजना है हमारी? 12, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, योजना है। उसके बाद आ गया नीति आयोग। नीति आयोग इसने भी क्या किया है?
एक बड़ी मतलब 15 वर्षीय योजना बनाई है, 15 वर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद 7 वर्षीय, और उसके बाद 3 3 वर्षीय। इस तरह की योजनाओं में काम करता है आपका वर्षीय, ठीक है। इस तरह की योजनाओं के रूप में कार्य करता है आपका नीति आयोग। मतलब किसी भी तरह की योजनाएं हैं, योजना तो है ना, ठीक है। तो योजना आयोग, नीति आयोग, इस तरह की जो चीजें, इस तरह की जो संस्थाएं, वो जिन जिन देशों के अंतर्गत कार्य करती है वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मतलब वे अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करती हैं, उनको कहते हैं अपन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। वर्तमान में सभी अर्थव्यवस्थाएं योजनाबद्ध ही हैं, मतलब सारी की सारी योजना बना के काम कर रही हैं, गधों की तरह कोई नहीं लगा पड़ा, ठीक है। तो आप भी योजना बनाइए और आगे की और फिर पढ़ाई कीजिए, ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी समझ बनी होगी, ठीक। और कल के वाले जो लेक्चर होगा उसमें अपन जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वगैरह है उधर की तरफ आएंगे, नेशनल इनकम की तरफ आएंगे, उसको समझाएंगे आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से पूरी जीके जीएस हमारे साथ पढ़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।